गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस गनौरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में मैंने पिछली कक्षा में बात किया था आपसे कि किस तरीके से भारत की जो जनसंख्या है वो उसका परिचय दिया, उसका महत्व बताया। और उसके बाद हमने चर्चा की थी भारत के जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। तो पहला दो भागों में हमने बताया था उसको कि एक तो होते हैं भौतिक कारक और दूसरा होता है मानवीय कारक। तो पिछली कक्षाओं में मैंने भौतिक कारक पर विस्तृत चर्चा की थी। उसके बाद हमने चर्चा की थी कुछ मानवीय कारकों पर। मानवीय कारकों में हमने पिछली कक्षा में बात किया था कि राजनीतिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक पर विस्तृत चर्चा की थी कि राजनीतिक कारक जो है वो किस तरीके से भारतीय की जो जनसंख्या है उसकी प्रभावित करने वाला एक कारक है। सामाजिक कारक में मैंने विस्तृत चर्चा में बताया था कि सामाजिक कारक जो है उसका सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक संगठन है, सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक संगठन है, सामाजिक संरचना है, सामाजिक प्रथाएं है, रीति रिवाज है, सामाजिक उत्प्रेरणा है, शिक्षा, चिकित्सा। किस तरीके से भारत की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। उसी अनुरूप हम आगे बात करते हैं सांस्कृतिक कारकों की। तो सांस्कृतिक कारकों में मैंने बताया था कि सांस्कृतिक प्रसार है, सांस्कृतिक संक्रमण है, सांस्कृतिक मूल्य है, सांस्कृतिक प्रतिमान है, सांस्कृतिक हास है, धार्मिक मान्यता है। अब हम आज बात करेंगे कि जो आर्थिक कारक है, ऐतिहासिक कारक है और जनांकीय कारक है वो भारत की जनसंख्या को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो आर्थिक कारक में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सभी एस्पेक्ट्स हैं। कृषि है, उद्योग है, परिवहन है, व्यापार है, तकनीकी ज्ञान, संचार के साधन, व्यवस्थाएं हैं, व्यवसाय है। तो ये जो कारक है वो हमारी भारत की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ऐतिहासिक कारक की बात करें तो युद्ध है, प्राचीन सभ्यता स्तर, ऐतिहासिक जड़ता क्या है। जनांकीय कारक है तो उसमें मनोवैज्ञानिक कारक और अन्य कारक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज आर्थिक कारक। आर्थिक कारक पहले तो ये समझते हैं कि आर्थिक गतिविधियां जो होती है वो जनसंख्या को कैसे प्रभावित करती है। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन होता है वो सिर्फ जीना नहीं होता है, उसको अपने जीवन को उच्च स्तर बनाने का प्रयास रहता है। अपनी जीवन शैली को हायर लेवल पर लाने का प्रयास जो करती है वो एक ही है, वो है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी जो होता है वो जीवन जो होता है, हर व्यक्ति का जीवन जो होता है वो उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। तो उसमें जैसे कि प्राचीन काल की बात करें हम तो मनुष्य जो था वो एक तरीके से बंदर की भांति रहता था, जो भी मिला वो खा लेता था। लेकिन जैसे जैसे पहिए का विकास हुआ, अग्नि का आविष्कार हुआ, तो उसने अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करता है और वो आर्थिक क्रियाकलाप के माध्यम से जीवन को उच्च स्तर बनाने का प्रयास करता है। तो उसमें आर्थिक गतिविधि जो होती है वो कहीं ना कहीं जीवन को उच्च बनाने के लिए काम आती है। तो पहले जो आर्थिक कारक है उसमें है कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 3/4 जो जनसंख्या है वो लगभग कृषि पर निर्भर करती है। मतलब अधिकांश जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर करती है? कृषि पर। तो कृषि पर निर्भर होने के कारण जनसंख्या का घनत्व, जैसे कि हम बात करें उत्तरी मैदानी प्रदेशों की, तो मैदानी प्रदेशों में जो कृषि का बाहुल्य ज्यादा है। इधर तटीय भागों की बात करें या पठारी भागों की बात करें या उत्तर भारत की बात करें, पश्चिमी भारत या पूर्वी भारत की, तो सभी प्रदेशों में जो मुख्य कारक है वो है हमारा कृषि। भारत कृषि प्रधान देश है। तो कृषि को प्रभावित करने वाले जो भौतिक कारक हैं वो भारत की जनसंख्या को प्रभावित करती है। मैदानी भागों में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या का बसाव है वो उसका मुख्य कारण क्या है? कृषि। और मैदानी भागों में ही सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां होती हैं। उसका कारण क्या है कि वहां पर जल, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सारी चीजें जो एक जीवन जीने के लिए चाहिए, हॉस्पिटलिटी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सभी प्रकार की जो चीजें होती है वो हमें मिल पाती। तो उसके लिए कृषि जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसको हम इस तरीके से कहते हैं कि आर्थिक, जिससे कृषि करने के लिए बीजों की आवश्यकता पड़ती है, पेयजल, जल की आवश्यकता पड़ती है, वाटर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी एक मार्केट होना चाहिए व्यक्ति का, वो सारी चीजें हमें मिलती हैं, जिस वजह से आर्थिक क्रियाकलाप जो होते हैं वो उन्नत स्तर पर पहुंचने का प्रयास रहता है। सेकेंड है उद्योग। अब उद्योग को डिफाइन करने के लिए मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ कि उद्योग जो है वो किस तरीके से ज्यादा विकास होते हैं और जनसंख्या को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। उद्योग जो होता है उसको डेवलप करने के लिए, जिसे यहाँ पर मैंने बनाया, वो एक उद्योग विकसित करता हूँ मैं। तो उद्योग के लिए सबसे पहले तो चाहिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल। उसके बाद चाहिए सस्ता श्रमिक।
उसके बाद चाहिए परिवहन, आफ्टर देन बाजार, उसके बाद चाहिए हमें आधारभूत अवसंरचना, उसके बाद चाहिए ऊर्जा, एनर्जी, उसके बाद चाहिए पूंजी। सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी उद्योग को विकसित करने के लिए जो मानदेय है वो हमारा पूंजीपति जो होते हैं, उद्योगपति, वो किसी उद्योग में निवेश करने के बाद ही उसका एक मेजर करते हैं, बायोडाटा निकालते हैं और कितना प्रॉफिट होता है। तो किसी भी उद्योग को विकसित करने के लिए सबसे पहले तो इसमें हमें अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ता है, हमारी जो पूंजी होती है, धन होता है, वो लगाना पड़ता है। उसके बाद सस्ते से सस्ते और निकटतम हमें कच्चा माल मिल जाए तो उस उद्योग का विकास होना निश्चित रूप से सार्थक होता है। सस्ता श्रमिक चाहिए। एक मैं बताना भूल गया, तकनीकी, टेक्नोलॉजी के आधार पर उद्योगों का विकास जो हुआ वो चरम सीमा पर है। जापान, यूएसए और कई यूरोपीय कंट्री ऐसी है जहां पर तकनीकी के विकास से आज, जैसे कि आप और मैं ये पढ़ रहे हैं, आप घर बैठे यहाँ पर मेरे वीडियो द्वारा जो अध्ययन कर रहे हो, वो एक तकनीकी की मुहिम है। तकनीकी नहीं होती तो हम इतना लाइव है या रिकॉर्डेड वीडियो है वो हम आपको नहीं दे पाते। और कोरोना के काल की वजह से जितना भी हमारा जो हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही है, एक संप्रेषण भी है। उद्योग को विकसित करने के लिए संप्रेषण का भी योगदान होता है। कम्युनिकेशन के साधन जब डेवलप हुए हैं तो वो सस्ते से सस्ते चीजों में, शेयर मार्केट के बाद जो ट्रेडिंग लोग अपनाते हैं आजकल के, तो वो भी एक तरीके से उद्योग है। तो उद्योगों के विकास के लिए कच्चा माल, सस्ता श्रमिक, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो जहां पर हमें किसी बाजार में पहुंचाने के लिए सस्ते माल परिवहन के अपनाते, जैसे कि परिवहन को हम देखते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं उसको, जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन। तो जल परिवहन होता है वो लंबे समय, किसी माल को लंबे समय तक पहुंचाता है, लेकिन वो सस्ता होता है। उसके बाद आता है हमारा स्थल परिवहन। तो स्थल परिवहन जो होता है वो भी थोड़ा सा, न तो ज्यादा सस्ता कह सकते हैं हम, न ज्यादा उसको महंगा कर सकते हैं, लेकिन जो वायु परिवहन के माध्यम से हम माल को किसी विदेश में ट्रांसफर करते हैं तो वो निश्चित रूप से एक महंगा साबित होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है किसी उद्योग को विकसित करने के लिए, वो कहीं न कहीं एक आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए, और जहां पर उद्योग ज्यादा विकसित होते हैं वहां पर जनसंख्या का बसा सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? उसके पीछे कारण जो है वो मुख्य ये है कि उद्योग जहां रहेंगे तो वहां पर लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जैसे रोजगार मिलेगा तो वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। शिक्षा है, चिकित्सा है, लाइफ जीवन शैली है, उसको उच्च उठाने का प्रयास करते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप के माध्यम से जनसंख्या का बसाव जो है वो सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कि मुंबई की बात करूं मैं, कानपुर की बात करूं यूपी में, दिल्ली है, कोयम्बटूर है दक्षिण भारत में, कोलकाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो औद्योगिक क्रिया होती है हुगली नदी के तट पर कोलकाता में, तो ऐसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा औद्योगिक क्रिया होती है, तो वहां पर जनसंख्या का बसाव ज्यादा होता है। और उसके पीछे से कारण उसका ये है कि पैसा कमाना। सेकेंड, हम अगला थर्ड बात करते हैं परिवहन। परिवहन मैंने यहाँ पर उद्योगों में आपको बता दिया कि परिवहन जो होता है वो किस तरीके से जनसंख्या के बसाव को प्रभावित करता है। मैदानी भागों में परिवहन जो होता है उसका जाल अथाह होता है, जिस वजह से लोग अधिकतम वहां निवास करते हैं, जबकि